Good morning to all. Good Good morning. Good morning, morning, sir. 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 Good morning, sir. देखो बेटा, वो लास्ट का टॉपिक अपन एक बार देख लेते हैं. देखो बेटा, इनको क्या बोलते हैं? क्रस्ट. क्या बोलेंगे बेटा इसको? Crust. Crest, Crust. Trust. और ये इसको क्या बोलते हैं? crest, Truff. ट्रफ. एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड भी डिफाइन किया था हमने. Yes, sir. Yes, sir. एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों हम. तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ Crust and trough. Crust and Crust and trough. एंड नी क्रस्ट और मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड. ठीक है बेटा. Yes. Yes, sir. उसके बाद वेवलेंथ. Distance between adjacent crust and trough. distance between वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? Lambda. लैम्डा से. देखो बेटा, ये जो है distance between two crusts or two troughs. शाबाश, ये दो जो क्रस्ट हैं इनके बीच का डिस्टेंस ये लैम्डा. और ये दो आपके पास हो गए ट्रफ. इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा ये भी किसके बराबर होगा? लैम्डा. राइट. Lambda. Yes. तो sir. क्या बोल सकते हैं कि इट इज द डिस्टेंस Distance बिटवीन between टू कंसेक्यूटिव adjacent crust and crust. हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ। टू एडजेसेंट और टू कंसेक्यूटिव भी बोल सकते हैं नहीं? यस सर। टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और Trough. ट्रफ, Trough. Trough, दैट इज वेवलेंथ. उसके बाद थर्ड, फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. Mu. म्यू। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, और ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड. Yes, जैसे sir. ये पॉइंट मान लिया, मान लो आपने ब्लू से, Yes, sir. तो इस ब्लू पॉइंट के ऊपर 1 सेकेंड में कितनी वेव्स गुजरती हैं, तो वो क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी. Frequency. इट इज द नंबर ऑफ वेव्स passing through a point इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के अंदर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितनी वेव्स गुजर रही हैं, वो उसकी क्या होगी बेटा? फ्रीक्वेंसी. इसकी यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? Hertz. साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्स. हर्ट्ज। हर्ट्स को हम एच जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और देखो, साइकिल की कोई यूनिट नहीं होती, सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है बेटा. मतलब ऐसे बोल सकते हैं 1 हर्ट्स बराबर 1 सेकेंड इनवर्स. 1 हर्ट्स 1 सेकेंड इनवर्स के बराबर होगा. Yes, sir. ठीक है बेटा. और 1 साइकिल यस सर। 1 साइकिल पर सेकेंड, ये सब बराबर बोल सकते हैं इसको. तो न्यू बराबर 1/t बोल सकते हैं. यस सर।
फोर्थ, इनसे रिलेटेड बहुत आसान आसान क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा, आप एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, वो भी कर सकते हो उनके। वेलोसिटी, बताओ वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? The linear distance traveled by wave on 1 second. वेरी गुड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, और डिस्टेंस, और वेरी गुड, क्या बोल सकते हैं उसको? लीनियर डिस्टेंस। ट्रेवल्ड बाय अ वेव, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी को v को बराबर हम ये पुट कर सकते हैं, v बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यस और नो? Yes, sir. बोलो बेटा, वेलोसिटी को ये पुट कर सकते हैं नहीं? डिस्टेंस अपॉन Yes, टाइम, sir. Yes, sir. और डिस्टेंस को मान लो तुम लेमडा की टर्म्स में पुट कर दिया, और टाइम को 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम को फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं नहीं? तो न्यू इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लेमडा भी पुट कर सकते हैं बेटा। 1 अपॉन टी किसके बराबर हो गया? देखो 1 अपॉन टी को न्यू के बराबर पुट किया था ना अभी अपन ने, ये देखो फ्रीक्वेंसी के अंदर। बेटा समझ आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ये वेव वेलोसिटी, उसके बाद वेव नंबर, वेव नंबर, The number of wave present in 1 centimeter length. बेटा इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करेंगे हम वेव नंबर को। तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज वेवलेंथ। Wave. बेटा क्या बोला खुशी? तो आपने कुछ दूसरी डेफिनेशन बोली? The number of wave present in 1 centimeter length. हाँ ये भी बोल सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स Present in प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। और क्या बोल सकते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ Wavelength. नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, और रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को क्या बोलेंगे बेटा हम? Wave number. वेवलेंथ, समझ Wave गए? number. तो देखो न्यू बार को हम क्या पुट कर सकते हैं? न्यू बार इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, तो 1 बाई लेमडा, यस और नो? Yes, sir. आप देखो बेटा एक रिलेशन है फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ लाइट। देखो वो वेलोसिटी वाली इक्वेशन को पुट कर दो बस, स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वी की जगह सी पुट कर दो बस। तो क्या पुट कर सकते हैं हम? ऐसे कह सकता हूँ मैं, न्यू इक्वल्स टू सी बाई लेमडा, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट में न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, और 1 बाई लेमडा न्यू बार के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज वी कैन राइट न्यू इक्वल टू सी इंटू न्यू बार। बोलो बेटा ये कर सकते हैं नहीं ऐसे? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, ये relation फिर से बता दो. ये वाली रिलेशन बेटा, फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे, ये देखो फ्रीक्वेंसी बराबर वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल अपॉन लेमडा था या नहीं था? Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन उसकी वेवलेंथ, तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? Speed of light. वेलोसिटी की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दिया? c, और c क्या है तुम्हारा? स्पीड ऑफ लाइट।
ओके सी सर। स्पीड ऑफ लाइट है। अब देखो 1/λ किसके बराबर है? 1/λ न्यू बार के बराबर, तो सी इंटू न्यू बार भी पुट कर सकते हैं ना हम उसको। ओके सर। समझ गए बेटा? यस सर। अब देखो Yes. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बेटा मैक्सवेल ने दी थी। किसने दी थी? ईएम वेव थ्योरी गिवन बाय Maxwell. मैक्सवेल। तो ये क्या कहती है थ्योरी कि ईएम वेव्स, देखो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर Perpendicular to each other. perpendicular to each other along the direction of propagation. In EM waves, electric field and magnetic field are perpendicular to each other along the direction of propagation. देखो बेटा ये 3 एक्सिस हो गए, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है यूँ, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा इसमें, यूँ इनके परपेंडिकुलर होगा बेटा, यूँ ऐसे 3 डायमेंशन में दिख नहीं सकता ना ये, मतलब इसको 3 एक्सिस के अंदर शो करना चाहें तो यूँ शो कर सकते हैं। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पे मान लो वाई एक्सिस के अलोंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना दो, जेड पे बना दो या एक्स पे बना दो, तो ये क्या हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बीच से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ईस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। समझ गया बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो नेक्स्ट, मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड विद विच electromagnetic radiations can travel is equal to the स्पीड ऑफ लाइट। वो लाइट की स्पीड के बराबर होगा बेटा, जिस मैक्सिमम स्पीड से EM रेडिएशंस ट्रेवल करेंगी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद थर्ड, EM waves do not require EM waves do not require any medium for propagation। उनके चलने के लिए बेटा उनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। देखो जैसे साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स चल जाएंगी बिना मीडियम के? नो सर। नो सर। तो No, sir. No, sir. साउंड वेव्स, अब देखो इनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ EM वेव्स। No, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम,
देखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशंस arrangement of different kind of radiations on the basis of increasing order of wavelength or decreasing order of फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा, न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बराबर होता है सी बाई लेमडा, तो लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के क्या होगी बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यस और नो? यस सर। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम, और वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होगा बेटा, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशंस, या डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशंस नहीं, ऐसे बोलेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ ईएम रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसको इसका वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं बेटा हम, बेटा बोल सकते हैं नहीं? यस सर। Yes, sir. और वाइस वर्सा मतलब सर इसका अपोजिट। हाँ, अपोजिट मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा? यस सर। उसके बाद ये दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। अब देखो बेटा, इस स्पेक्ट्रम के अंदर जो डिफरेंट रेडिएशंस होंगी ईएम स्पेक्ट्रम में, तो वो जो रेडिएशंस होती हैं उनके लिए हम बोल सकते हैं कि एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स। जैसे बल्ब है, तो बल्ब से एनर्जी एमिट होती है नहीं होती है? यस सर, होती है। एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज, सन से एनर्जी मिल रही है ना हमारे को, इज कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस नोन एज एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस नोन एज रेडिएंट एनर्जी। उसको रेडिएंट एनर्जी बोलेंगे। अब देखो, इसको एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हारे को याद रखने की, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है ईएम स्पेक्ट्रम की। देखो, कॉस्मिक रेज सबसे कम वेवलेंथ की कौन होती है बेटा? सबसे कम वेवलेंथ की क्या होंगी? कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज। अब देखो ऐसे याद रखना है, चित्रंजन जैन, तो जैन मतलब गामा रेज। अब स्पेलिंग मैच करने की कोशिश मत करना, ये वैसे ट्रिक है। चित्रंजन जैन का एक्सरे, चित्रंजन जैन का एक्सरेज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से करवाया, यूवी रेज। फिर अपने को दिखता कौन से रीजन में है? विजिबल रेज। फिर विजिबल रीजन में देखा। चित्रंजन जैन का एक्सरे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से करवाया, फिर विजिबल रीजन में देखा, और फिर इंफ्रारेड रेडिएशंस को यूज़ करके, फिर इंफ्रारेड को यूज़ करके माइक्रो ओवन सुना है? माइक्रोवेव्स में, माइक्रो ओवन में पकाया, Yes, sir. और फिर Yes, sir. रेडियो पर सुनाया, रेडियो वेव्स।
देखो चित्तरंजन जैन का एक्सरे, ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज। समझ गए? बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? सर एक बार Yes, sir. रिपीट कर दो सर। बेटा कॉस्मिक रेज की जो वेवलेंथ होती है ये अप्रोक्सीमेटली होती है 10 की पावर माइनस 16 मीटर के ऑर्डर की होती है, ठीक है। और जो रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स होती है 10⁴ मीटर की, तो बहुत ज़्यादा होगी ना। फिर विजिबल Yes, के अंदर sir. अपने पास 7 अलग अलग आएंगे। क्या क्या विजिबल में आएंगे? देखो बेटा, विबग्योर, VIBGY, सर 7 कलर। हाँ ये 7 Rainbow फंडामेंटल के कलर्स 7 जो है, colour। बाकी सारे कलर्स इनसे बनेंगे। ये अलग अलग वेवलेंथ होगी इसके अंदर। जो वायलेट है, वायलेट की 400 नैनोमीटर होती है, ठीक है। और ये जो रेड है इसकी क्या होती है बेटा? अप्रोक्सीमेटली 700 नैनोमीटर। 700। तो देखो बाकी सारे कलर इन्हीं से Red बन की जाएंगे। ज़्यादा अलग अलग होती है वेवलेंथ सर। को मिक्स कर देंगे हम इसमें। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? ये स्पेक्ट्रम का मतलब Yes, क्या है? sir. अरेंजमेंट ऑफ different kind of radiation Different kinds of radiation. on the basis of increasing order of wavelength and decreasing order of frequency। ठीक है सर बेटा? ज्यादा तो रेड की होगी। क्या कह रहा है? सर कम क्या बोल रहे हैं बेटा? ज्यादा तो रेड की होगी। हाँ ज़्यादा रेड, ये विजिबल रीजन की है ये ओनली। सबसे ज़्यादा तो हाँ, रेडियो और वेव्स सर- की होंगी, रेड की ज़्यादा कैसे होंगी? बेटा ये विजिबल रेडिएशंस की रेनबो में नहीं होता है अलग अलग स्पेक्ट्रम, हाँ सर। तो ये उनका अरेंजमेंट है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, तो ये विजिबल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो रेडियो वेव्स ही होंगी। हाँ सर। और समझ गए सबसे बात? कम सर कॉस्मिक रे। हाँ कॉस्मिक रेज की सबसे कम। अब देखो लिमिटेशंस ऑफ वेव थ्योरी, ये EM वेव थ्योरी। देखो ये इजीली एक्सप्लेन करता है बेटा, इट इजीली एक्सप्लेन्स इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को इजीली एक्सप्लेन करता है बेटा ये। देखो डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट का बेंड होना थ्रू ऑब्स्टेकल इज नोन एज डिफ्रैक्शन। और इंटरफेरेंस का जानते हो? जब दो वेव अलग अलग वेवलेंथ की जुड़ के एक नई वेव बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा? परफेक्ट। Yes. सर एग्जांपल देना इसका। देखो इंटरफेरेंस मतलब जैसे यूँ एक कंसंट्रिक रिंग्स में से पानी में पत्थर डालते हो तो यूँ बन जाती है ना वेव्स सी। यस सर। समझ गए? तो ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का मतलब लाइट का बैंड होना किसी भी ऑब्स्टेकल के थ्रू, तो वो क्या हो गया? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन। तो ये मतलब वेव थ्योरी इस चीज़ को तो एक्सप्लेन कर देती है, बट इट कैनॉट एक्सप्लेन, अभी पढ़ेंगे हम वो अलग अलग जो फिनोमिनन आएंगे, बट इट कैनॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी पढ़ेंगे क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, variation of heat capacity of solids with temperature।
वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स विद टेम्परेचर। इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती ईएम वेव थ्योरी। तो उसके बाद आता है पार्टिकल नेचर ऑफ ये, और ये क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इसका मतलब जो वेव हैं खाली उनका नेचर कैसा है बेटा, उनका पार्टिकल लाइक नेचर है। इट मीन्स, बताओ क्या मतलब हुआ इस बात का, अरे बोलो। मतलब ये फिनोमिनन जब एक्सप्लेन होंगे व्हेन वेव्स आर सपोज टू हैव दीज कैन बी एक्सप्लेन। इनको हम जब एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा जब दीज वेव्स हैव पार्टिकल नेचर। हम वेव पार्टिकल मतलब उसका वेल डिफाइंड मास हो कुछ भी, तो वो तो हम वेव थ्योरी के अंदर कंसेप्ट में इंक्लूड ही नहीं कर रहे। अब देखो पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशंस। पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशंस के अंदर आती है अपने पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशंस, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है बेटा, तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में मतलब पार्टिकल नेचर, अपन रेडिएशंस का क्या प्रूव करेंगे बेटा इसके अंदर, पार्टिकल नेचर। और ये वेव थ्योरी क्यों कर रहे हैं ऐसा हम, क्योंकि वेव थ्योरी किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, और ये वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स विद टेम्परेचर। तो इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर। अब पार्टिकल नेचर किसने दिया था, देखो नाम से पता चल रहा है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसने दिया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर। समझ गए बेटा। अब देखो ये थ्योरी क्या यस कहती है, सर। इस थ्योरी का क्या कंसेप्ट है, देखो बेटा ये थ्योरी बोलती है कि जो रेडिएंट एनर्जी है किसी भी सोर्स से जो हमारे पास आ रही है वो कंटिन्यूस नहीं आ रही, वो मतलब डिसकंटिन्यूस आती है। छोटे छोटे जैसे सन से हमारे को एनर्जी मिल रही है नहीं मिल रही बेटा, मिल रही है सर। तो सन से भी जो हमारे को एनर्जी मिल रही है वो ये कहती है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है लगातार नहीं मिल रही, नॉट कंटिन्यूसली, वो डिसकंटिन्यूस आती है छोटे छोटे पैकेट्स में, छोटे छोटे पैकेटों के टुकड़े में आती है, और उसको बोलते हैं डिस्क्रीट पैकेट्स। तो क्या हो गया, द एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड not continuously but discontinuously in the form of the energy which is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of small packets, small particles. स्मॉल डिसकंटिन्यूसली आ रही है छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर, डिसकंटिन्यूस, और उनको क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रीट पैकेट्स। सर डिस्क्रीट क्या है सर? डिस्क्रीट का मतलब बेटा वही टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इन डिस्क्रीट पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटम। क्वांटम का मतलब बहुत छोटा होता है। जैसे तुम वो ग्राफिकल पढ़ते हो ना, स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर बड़ा डाटा निकालते हो, और क्वांटम का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है एनर्जी।
और ये जो क्वांटम है, ये लाइट अगर सनलाइट हो तो सनलाइट की केस में हम इसको फोटोन बोलते हैं। इन केस ऑफ सनलाइट क्वांटम की जगह क्या बोलेंगे बेटा हम? फोटॉन्स। फोटोन्स। Photon. ये क्वांटम को क्या बोलेंगे? क्वांटम मतलब एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, फोटोन बोलेंगे उसको हम। और ये इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? क्वांटा। प्लूरल क्या बोलेंगे बेटा इसको? क्वांटा। क्वांटा। समझ गए? Quanta. अरे समझ गए क्या? यस सर। क्वांटा और Yes, फोटोन, sir. दिस इज अ बंडल। Yes, sir. ऐसे क्या बोल सकते हैं? दी आर द क्वांटा और फोटोन्स, दीज आर द बंडल ऑफ एनर्जी। बंडल होता है ना किसी का भी ग्रुप, तो ये एनर्जी का ग्रुप है, बंडल ऑफ एनर्जी, फोटोन। ठीक है बेटा? भाई पैकेट के अंदर कुछ पैक करते हैं हम, तो पैक करते हैं तो क्या होता है? अमाउंट ज़्यादा होता है ना, तभी तो बोलते हैं उसको। तो इसलिए उसको पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब ये एनर्जी का पैक है। ये किसका पैक है? ये एनर्जी का। एनर्जी का। और जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन और क्वांटा, एनर्जी ऑफ क्वांटम ई is directly proportional to the frequency of radiations। जैसे सनलाइट से जो रेडिएशंस आ रही हैं, तो उसकी रेडिएशंस के या किसी भी सोर्स से एनर्जी एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, तो एनर्जी क्या होगी बेटा? उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बोलो बेटा, क्लियर है नहीं ये दोनों बातें? यस सर। देखो पहली बात क्या कहती है कि जो एनर्जी हम किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, वो किसकी फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ Small packets. स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और उन छोटे छोटे पैकेट्स को क्या बोलते हैं बेटा हम? डिस्क्रीट Quantum. पैकेट। डिस्क्रीट। डिस्क्रीट Discrete पैकेट। डिस्क्रीट का packets. मतलब वो टुकड़ों में होते हैं, और उनको क्या बोलते हैं हम? क्वांटम। क्वांटम। तो क्वांटम एक पैकेट हो गया, और ऐसे मल्टीपल पैकेट्स हो तो उनके लिए क्या यूज करेंगे टर्म? क्वांटा। 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 समझ गए? और सनलाइट के केस में क्वांटम को Yes, क्या sir. बोल देंगे? फोटॉन्स। सनलाइट के केस में क्वांटम को हम Photons. फोटॉन्स बोल देंगे। बोलो क्लियर है या नहीं? फिर सेकंड पोस्टुलेट क्या Yes, कहता है sir. कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब देखो इसी से मैं एक जनरल कंसेप्ट निकाल रहा हूँ, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगा देंगे? कांस्टेंट। तो E इक्वल्स टू एच न्यू। एच को बोलेंगे हम यहाँ पे H इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। H क्या है बेटा? कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10⁻⁻³ -34 जूल इंटू सेकेंड। 6.626 इंटू 10⁻⁻³ -34 जूल सेकंड। जूल इंटू सेकेंड। ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है बेटा? यस सर। और इसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब देखो ये तो तुम्हारे पास एक पैकेट की एनर्जी हो गई, न्यू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है बेटा? तो देखो एनर्जी, जो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी तुम्हारी इसमें, बताओ? E टोटल बराबर NH न्यू। N हो गया टोटल फोटोन्स, सनलाइट के केस में टोटल फोटोन्स और टोटल क्वांटा। ठीक है बेटा? अब देखो फ्रीक्वेंसी को क्या पुट कर सकते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में? एनर्जी बराबर N इंटू hc/λ, बिकॉज न्यू इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन थी ना, न्यू इक्वल टू c/λ। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? यस सर। ये बात बोलती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब इसमें देखो जो एनसीईआरटी के अंदर
जो एक्सरसाइज है तुम्हारी उसमें लगभग 10 क्वेश्चन तक तुम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ओके, यस प्लैंक्स Yes, क्वांटम sir. थ्योरी का कंसेप्ट समझ में आया है कि किसी भी सोर्स से जो एनर्जी हम रिसीव करते हैं क्या कैसे करते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ Packets. एनर्जी, और उन पैकेट्स को क्या नाम देते हैं बेटा? Discrete डिस्क्रीट पैकेट्स। उन डिस्क्रीट पैकेट्स को क्या बोलते हैं हम? quantum. क्वांटम क्वांटम। एक पैकेट को क्वांटम बोलेंगे, और जो प्लूरल हो जाएगा तो क्या बोल देंगे उसको हम? Quanta. क्वांटा। समझ गए बात? Yes, यस sir. सर बोलो कोई डाउट हो तो इसमें किसी को भी? नो सर अब देखो उसके बाद सर। ये जो अपना एक्सेप्शंस पढ़ रहे थे इसका, जो वेव थ्योरी, ईएम वेव थ्योरी जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, देखो उसमें फर्स्ट है अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो इसको शॉर्ट टर्म्स में हम पी लिखेंगे बेटा, पी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो ये क्या होता है, when certain metals like sodium, potassium, rubidium, cesium etc. are exposed to sunlight, then a beam of when certain metals like sodium, potassium, rubidium, cesium etc. are exposed to sunlight, जब उसको हम सनलाइट में एक्सपोज कर देंगे बेटा तो क्या होगा, देन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इजेक्टेड आउट। इलेक्ट्रॉन्स की बीम बाहर की साइड में निकलेगी। देन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इजेक्टेड आउट। देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फोटो एक्टिव जो भी मेटल है उसकी प्लेट ले लेंगे हम, तो बेटा इसको नेगेटिव से कर दो कैथोड को, और ये पॉजिटिव। ये है बेटा सनलाइट, और यहाँ बीच में हम एमीटर लगा देंगे। एमीटर क्या करते हैं, एमीटर क्या करता है बेटा? करंट मेजर, करंट को मेजर। करंट को मेजर करेगा। यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देंगे। तो ये देखो सनलाइट जब गिरेगी इसके ऊपर, ये मेटल है, कोई भी मेटल है, जैसे पोटेशियम ले लिया हमने, मेटल लाइक पोटेशियम, तो इसकी सरफेस के ऊपर जब सनलाइट आएगी ना बेटा, तो सनलाइट आएगी तो यहाँ से कौन बाहर निकलेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करेंगे, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो सर्किट पूरा हो जाएगा। बोलो, तो एमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा या नहीं करेगा बेटा? अरे बोलो सर, रिपीट करना Yes, sir. पड़ेगा। बेटा, जब यहाँ से मेटल की सरफेस के ऊपर सनलाइट गिरेगी, तो सनलाइट गिरेगी तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे,
तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मूव करेंगे, कौन से टर्मिनल की तरफ जाएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव Positive. करेंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव, Positive. क्या कह रहे हो बेटा? तो ये कौन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर इजेक्ट कौन करवा रहा है? सनलाइट करवा रही है ना। यस सर। तो सनलाइट से इजेक्ट आउट हो जाएंगे, इसलिए सन का मतलब सनलाइट के लिए हम टर्म यूज करते हैं फोटो, और फोटो मतलब लाइट। लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। एमिटर डिफ्लेक्शन शो करेगा नहीं ऐसे जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे? यस सर। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस Yes, sir. ड्यू टू सनलाइट। सनलाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी बेटा, उसको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गए? यस सर। अब देखो इसके रिजल्ट्स। रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो बेटा, जैसे सनलाइट गिरेगी ना इसके ऊपर, तो इमीडिएटली उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही इस मेटल सरफेस के ऊपर, लाइक पोटेशियम, जैसे ही मेटल सरफेस के ऊपर क्या गिरेगी? सनलाइट, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें इजीली इजेक्ट आउट हो जाएंगे। तो क्या मतलब हुआ बेटा इस बात का? देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एज सनलाइट स्ट्राइक्स ऑन द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट एंड देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ सनलाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस मेटल सरफेस। यस सर। एज सून एज sunlight as soon as sunlight falls on metal surface, then electrons are immediately as soon as sunlight falls on metal surface, then electrons are immediately ejected out. electrons क्या होंगे बेटा? immediately बाहर eject out होंगे, ठीक है? that is there is no time lag between the striking of sunlight and ejection of electrons फ्रॉम मेटल सरफेस। मतलब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने के अंदर जैसे लाइट गिरेगी तो इमीडिएटली बाहर निकल जाएंगे बेटा, ठीक है? बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। क्या समझ में आया? कि जैसे इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर गिरेंगे मेटल सरफेस के ऊपर, तो तुरंत प्रभाव से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। तो मतलब लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो उनके बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं होगा। समझ गए बात? नहीं होगा। अब देखो उसके बाद जो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द
या डिपेंड्स ऐसे कैसे, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और brightness of light. Number of ejected electron depends on the intensity और brightness of light. समझ गए बेटा? Yes, sir. नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स किसके प्रोपोर्शनल होंगे? इंटेंसिटी और इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंडेंट Light. होंगे, ठीक है? Yes, sir. नंबर ऑफ इजेक्टेड Yes, इलेक्ट्रॉन sir. डिपेंड्स ऑन द Yes, sir. इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। देखो जितनी ज़्यादा चमकीली लाइट होगी, इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलेंगे वो इतने ही ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है? उसके बाद फॉर ऑल मेटल्स या फॉर मेटल्स जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे, फॉर मेटल्स देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी। मेटल्स के लिए क्या होगी बेटा? देयर इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी मिनिमम, कम से कम एक फ्रीक्वेंसी होगी, उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिलो विच ejection of electrons is not possible। बेटा सभी मेटल के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होगी मिनिमम, कम से कम जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलते हैं हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। होता। समझ गए? यस सर। उसको क्या नाम दे दिया हमने? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। Frequency. और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बेटा न्यू नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये नीचे क्या लगा दिया? न्यू नोट। नोट। समझ गए बात? ये पता है क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं मेटल के साथ, तो उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए वो एनर्जी कुछ मेटल एब्जॉर्ब करेगा कुछ अमाउंट में, इसलिए ऐसा होगा। नहीं समझे? बिकॉज एज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, so to overcome as electrons are attracted by the nucleus, so to overcome those attractive forces, उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? as electrons are attracted by the nucleus, so to overcome those attractive forces energy has to be consumed। कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा ना बेटा मेटल सरफेस, यस सर। एंड दैट इज, उसको हम लेंगे इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी। सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या बेटा? सर बेटा- थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताना सर एक बार। बेटा ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है कि जिसके नीचे अगर उससे कम की फ्रीक्वेंसी मेटल की सरफेस के ऊपर हम एक्सपोज करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। यस सर। मतलब उससे क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए? सनलाइट। सनलाइट शुड बी एक्सपोज्ड, या सनलाइट ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी एक्सपोज्ड जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। यस सर। ठीक है बेटा? तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे बाहर निकलेंगे तो
इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो अपन क्या कह सकते हैं, जो इंसिडेंट रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट रेडिएशंस फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी से थ्रेशोल्ड क्या होनी चाहिए बेटा, ज़्यादा होनी चाहिए। समझ गए बात? ज्यादा। यस यस सर। सर। ये कब? फॉर पी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू बी ऑब्जर्व। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होने के लिए ऐसा होना जरूरी है। बाकी इसको कल पढ़ेंगे। रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, थैंक यू।